फास्टर है वो, बेटर नहीं। पिछले साल से गायब हो रहा है। तो लास्ट लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजी को हम समझ रहे थे। इसमें सबसे पहले आपने इकोटॉन की बातें की थी, और इकोटॉन की जो एग्जाम्पल्स आप लिख रहे थे आराम से। इकोटॉन के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल लिटोरल जॉन एस्चुरीज और वेटलैंड्स। जल्दी सेटल हो जाएगी तुरंत। रूम चेंज करवाएंगे आप धीरे धीरे। 506 में ले जाएंगे आप। उसका ऐसे अच्छा है भाई, यहाँ पे अच्छा है। बच्चे कहते रहते हैं कि हवाई नहीं आ रही, हवाई नहीं आ रही। अब एसी के बारे में जो भी कहना है अभी कह देना, बीच में नहीं कहेगा कोई भी। फैन ऑन करना है। कहाँ कहाँ से होता है बेटा? सारे फैन ऑन कर लें। अच्छा, सिर्फ एक करना है। ये वाला बटन है यहाँ पर। आवाज कम आ रहा है अभी। बोलने तो दे बेटा, बिना बोले कैसे आवाज आएगा? सब आ जाएगा। चलिए जी, अब वेटलैंड्स की बात हो रही है। आ रही बेटा आवाज? यहाँ वेटलैंड्स पर आप सब बच्चे कल ही देख चुके हैं कि यहाँ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और यहाँ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये बातें हो चुकी है। आज वेटलैंड्स के बारे में हम आपसे कहेंगे कि वेटलैंड्स हमारी अर्थ के टोटल एरिया का 6% एरिया वेटलैंड ही कवर करते हैं। हमारी अर्थ के टोटल एरिया का 6% एरिया यही कवर करते हैं, और इनको हम किडनी ऑफ अर्थ के नाम से पुकारते हैं। ये किडनी ऑफ अर्थ कहलाते हैं। किडनी, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। जिस तरह से आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, उसी तरह से वेटलैंड्स को हम किडनी के नाम से पुकारते हैं। अब ये किडनी क्यों है, आओ इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। और यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये रही एक रिवर, ऐसे फ्लो करती हुई जा रही है। मान लो बेटा ये यहाँ चंबल रिवर है, जो इस तरह से फ्लो करती हुई जा रही है। इसके पास में एक छोटा फॉरेस्ट भी यहाँ पर है। ये रहा फॉरेस्ट। एक दिन की बात है, चंबल में फ्लड आ गया और यहाँ ये पानी यहाँ से निकलकर यहाँ भी पहुंचा और इस एरिया को फ्लडेड कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर आप बच्चे देख पा रहे हैं कि इस एरिया को फ्लडेड करने पर इधर टेरेस्ट्रियल तो था ही, धीरे धीरे कुछ एक्वेटिक भी उगने लग गया। इधर पूरा टेरेस्ट्रियल, इधर पूरा एक्वेटिक। ये बीच में टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक क्या इकोटॉन है? एक छोटा वेटलेट तैयार हो गया।
यहाँ पर डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? गजब। एक बात, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि एक छोटा वेटलैंड तैयार हो चुका है। अगर ये चंबल है तो ये रहा कोटा, और कोटा वालों ने चंबल में भयंकर सीवेज छोड़ा बेटा। सीवेज उस गंदे पानी को कहते हैं जो हमारे घरों से, टॉयलेट से, किचन से, स्कूल से, ऑफिस से, जहां से भी जा रहा है, वो सब बहता हुआ यहाँ पर पहुंचा। और जब यहाँ आया तो जल्दी बताओ, यहाँ की डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? अरे उसके ऑर्गेनिक मैटर को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ के बैक्टीरिया सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो बैक्टीरिया से नहीं हो रहा वो फंगस कर रही है। अरे यहाँ के टॉक्सिक को एल्गी न्यूट्रलाइज कर रही है। और अब जो एक्स्ट्रा मिनरल बना है उसको यहाँ की श्रब्स और यहाँ की ट्री एब्जॉर्ब करके बैलेंस कर रहे हैं। जब यहाँ से पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है तो क्या वो उतना ही इम्प्योर है? क्या कंपैरेटिव प्योर हो रहा है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में कन्वर्ट किया है, एक्स्ट्रा मिनरल को एब्जॉर्ब करके बैलेंस किया है, एल्गी ने टॉक्सिक को न्यूट्रलाइज किया है। अगर ऐसा है तो अब पानी कंपैरेटिव प्योर होता जा रहा है, तो क्या ये एरिया किडनी की तरह बिहेव कर रहा है? तो यहाँ पर ये प्यूरिफिकेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है। यही कंसेप्ट कैलिफोर्निया के पास अर्काटा नाम का टाउन है। आपके एनसीईआरटी भी इस बारे में लिख रही है, बेटा कम खाओ। अगर ऐसा है तो वहां, मैंने आपसे कहा ही नहीं, जिसने भी किया, हाँ नहीं नहीं बेटा नहीं, आपको ऐसा लगा। तो यहाँ अरकाटा नाम का एक टाउन है। अरकाटा टाउन के लोगों ने इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया। जैसे वहां पर टाउन से दूर उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि हमें 60 हेक्टेयर लैंड ऑक्यूपाई करने दीजिए, बोल दिया। वहीं पर एक हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंगस, ऐसे एल्गी की लिस्ट बना के दो जो बहुत बढ़िया डिकम्पोजिशन करे और टॉक्सिक को न्यूट्रलाइज करे। अब इन्होंने टोटल को 6 कनेक्टेड मार्शलैंड्स में डिवाइड कर दिया, 6 टुकड़े कर दिए, सीधी बात है। और अब बेटा यहाँ पर सारे टाउन का गंदा पानी इधर ही डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ टाउन से दूर है क्योंकि पानी में स्मेल आएगी, इसलिए दूर रखा है। पहले पार्ट में बैक्टीरिया, उसके बाद में फंगस, उसके बाद में एल्गी, फिर ट्री, हर्ब और श्रब, इस तरह से यहाँ पर ग्रो करवा दी गई। क्या ये पानी धीरे धीरे जब आगे जाएगा तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया यहाँ पर सिंपल में कन्वर्ट करेगा? जो काम इससे नहीं होगा क्या फंगस करेगी? अरे जो यहाँ पर आगे पानी जाएगा क्या उसके टॉक्सिक को एल्गी न्यूट्रलाइज करेगी? क्या एक्स्ट्रा मिनरल को यहाँ पर ट्री, हर्ब, श्रब सब मिलके बैलेंस करेंगे? अरे धीरे धीरे पानी प्योर होगा और अल्टीमेट पास की वाटर बॉडी में इसको गिराया जाएगा। अरे देख सकते हैं आप, एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन हो रहा है, नेचुरल प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और ये वहां के लोगों का लिया गया इनिशिएशन है, जिसे आपके एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर रही है पॉल्यूशन में। वहां इस बारे में दिया गया है और आपको ये कहा जा रहा है कि एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन इस तरह से वेटलैंड तैयार करके किया गया है। पीछे वाले एरिया में, पीछे वाले एरिया में जानबूझकर कुछ बर्ड्स, कुछ मछलियां लाके छोड़ दी है। अरे ये एरिया अब सेंचुरी बन चुका है, लोग इसे देखने आते हैं, साइंटिस्ट स्टडी के लिए आते हैं, और जो आता है उसे फ्री में नहीं दिखाते। मैंने पैसे की बात यहाँ पर इसलिए की क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में आप जानते हैं कि 1985-86 में गंगा एक्शन प्लान आया था। गंगा एक्शन प्लान में ये कहा गया था कि हमारे शहरों से जितना भी गंदा पानी निकलता है उसको हमारे नियर बाई रिवर में गिराने से पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इसके लिए एसटीपी लगाए गए थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। कोटा में भी एसटीपी बन चुका है, लेकिन सबसे पहले तो कोलकाता और कानपुर में एसटीपी तैयार हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बहुत सारे टैंक्स बनते हैं और उनके अंदर वर्कर्स काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां पावर दी जाती है। अरे खर्चा ही खर्चा होता है। हम तो वहां गंवा रहे हैं और ये कमा रहे हैं, और नेचुरल प्यूरिफिकेशन हो रहा है।
तो इस तरह की इनिशिएशन हमारे इंडिया में भी आने चाहिए, यहाँ भी हमें इस तरह की चीजें डेवलप करनी चाहिए जो बिना खर्चे के एक अच्छा प्यूरिफिकेशन में पार्ट हो रहा है और डाइवर्सिटी भी तो बढ़ रही है मैं साथ में। तो इस तरह से इस तरह की इनिशिएशन लाने की जरूरत है और आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं, कुछ नया होने वाला है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये जो लोग इसको संभालते हैं, लोग, गवर्नमेंट नहीं, जो लोग इसको संभालते हैं उन्हें आप आज फॉर्म के नाम से पुकारते हो। क्या होता है फॉर्म? फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श। इसके बारे में और चर्चा हम पॉल्यूशन में करेंगे। तो इस तरह से वेटलैंड के बारे में जो बताना था वो इतना ही था बेटा, ये कंप्लीट हो गया वेटलैंड। अब आप जब इकोटॉन की बात कर रहे थे तो कल आपने इस तरह का एक डायग्राम बनाया था, ऐसा ही बनाया था, इकोसिस्टम वन, इकोसिस्टम। बेटा मेरे इस पेन पे ध्यान देना, क्या ये जो इकोटॉन एरिया है ये इकोसिस्टम वन की बाउंड्री पर है? क्या ये इकोसिस्टम टू की बाउंड्री पर है? और जो बाउंड्री है उसको क्या हम EDGE एज कहते हैं? और जो स्पीसीज क्या इस बाउंड्री में मतलब कि इकोटॉन में रहेगी वो क्या एज स्पीसीज होगी? तो एज स्पीसीज किस स्पीसीज को कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? जो इकोटॉन में रहता है वो स्पीसीज क्या है? क्या ये हाई डाइवर्सिटी हाई कंपटीशन झेल के रह रही है? और जो हाई डाइवर्सिटी हाई कंपटीशन को झेल के रहने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? बस। तो एज स्पीसीज वो स्पीसीज जो इकोटॉन में रहती है और जो इकोटॉन में हाई डाइवर्सिटी हाई कंपटीशन को टॉलरेट करने वाला इफेक्ट है, एज इफेक्ट कहलाता है। सही है, यही है बेटा। बायोटिक पोटेंशियल शब्द तो आपने सुन ही लिया है, चलो कोई नहीं, इसको तो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। और हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट, होम रेंज, ये छोटी छोटी टर्म एक बार में आपको समझा देते हैं 2 मिनट के लिए। ये हो गया, हटा दो इसको तो तुरंत बेटा, तुरंत रफ्तार घातक ही रखो बेटा, तुरंत चेप लो बेटा। पीछे वाले बच्चों को अगर कोई शब्द नहीं दिख रहा हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा गलत सलत मत लिखना। वेटलैंड और एस्चुरी जैसे शब्द आपके एनसीईआरटी ने चैप्टर 14 के पहले पेज पे यूज किए, इसलिए इन शब्दों को आपको बताना जरूरी था कि एस्चुरी किसको कहते हैं और वेटलैंड्स किसको कहते हैं। तो एस्चुरीज वो एरिया है जहां रिवर मीट ओशियन, नदियां समुद्र से मिलती हैं, जहां फ्रेश और मैराइन दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे। और वेटलैंड्स वो एरिया है जो कि ओशियन के नियर बाई और टेरेस्ट्रियल से थोड़े डाउन एरिया है, जहां ओशियन का पानी लगातार उनको फ्लडेड करके रखता है, कल मैंने बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पत्ता पलटते हैं। देख लीजिए, ऐसा फिजिकल एरिया जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, जहां के क्लाइमेट को टॉलरेट करता है, जो उसका एड्रेस है, अरे वही उसका हैबिटेट है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनिए। वो फिजिकल एरिया जहां ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जहां के क्लाइमेट को फेस कर रहा है, अरे जो उसका एड्रेस है वही उसका हैबिटेट है। आपके किसी रिलेटिव ने आपसे फोन करके पूछा कहाँ, तो आपने कहा कोटा, तो कोटा आपका हैबिटेट है, क्योंकि अभी तो आप इसी फिजिकल एरिया में रह रहे हैं। तो बेटा ये रहा आपका हैबिटेट, कोटा। और अब ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में अगर उसका डिटेल्ड एड्रेस मैं आपको बताऊं, डिटेल्ड एड्रेस, तो वो उसका माइक्रो हैबिटेट होगा। जैसे डायटम पॉन्ड में रहता है, तो पॉन्ड तो उसका हैबिटेट हो गया,
लेकिन क्या सारे पॉन्ड में रहता है? पॉन्ड की वाटर की सरफेस पे रहता है। तो आपने उसकी डिटेल्ड पोजीशन बताई ना बेटा, तो उसकी डिटेल्ड पोजीशन उसका माइक्रो हैबिटेट कहलाएगा। जैसे ये रहा कोटा, तो ये रहा आपके हॉस्टल का रूम। आपसे किसी ने पूछा कि कहाँ, आपने कहा कोटा, तो कोटा तो हुआ हैबिटेट, लेकिन कोटा के राजीव गांधी नगर के इस हॉस्टल के इस रूम में आपने ये डिटेल्ड एड्रेस बताया, तो वो आपका क्या बताया? माइक्रो हैबिटेट। अरे समझ पा रहे हैं क्या कुछ? माइक्रो हैबिटेट। तो ये पूरा कोटा है, तो ये आपके हॉस्टल का रूम है, इसका मतलब आपका माइक्रो हैबिटेट है। छोटा नहीं है ये रूम, बहुत बड़ा है जिस हिसाब से कोटा बनाया है। इससे ज्यादा मत बड़ा मत बनाओ, रेंट ज्यादा लगेगी। तो बेटा अब यहाँ पर ये सब ठीक, यहाँ से अब ये पूरा कोटा, ये आपके हॉस्टल का रूम, अब यहाँ से निकल कर कहाँ कहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए जाते हैं? जाते हो बेटा? जैसे आप अन अकेडमी आ गए, आप स्टेशनरी शॉप चले गए, आप मैस पे चले गए, बाकी दो का मुझे नहीं पता। तो जहां जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जाते हैं, वो आपके हैबिटेट में आपकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसी रेंज को आप होम रेंज कहते हैं। एक बात सब बच्चे कान खोल के सुन लेना, ऑर्गेनिज्म सारे हैबिटेट के चक्कर नहीं लगाता है। ऑर्गेनिज्म का घूमना फिरना अपने हैबिटेट के एक पर्टिकुलर रेंज में ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि आज छुट्टी के बाद आप घर जाओ, बस्ता पटक के कहो कि कोटा मेरा हैबिटेट है, जरा एक चक्कर हो जाए। ऐसा थोड़ी होगा। आपका घूमना फिरना तो आपके हैबिटेट के एक पर्टिकुलर एरिया में है, और वही एरिया तो आपकी होम रेंज है बेटा। तो ये यहाँ आपकी होम रेंज कहलाएगा। अब एक दिन की बात है, आप इधर सिटी मॉल में थे, किसी दूसरे संस्थान से भी यहाँ पर बालक या बालिका पहुंचते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप दोनों की होम रेंज ओवरलैप हो रही है, क्योंकि आप दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। आपको भी कुछ खरीदना था और उससे भी कुछ खरीदना होगा, इसलिए दोनों की होम रेंज का ओवरलैपिंग एरिया आया कि नहीं आया? तो ये रहा ओवरलैपिंग एरिया ऑफ होम रेंज। अब तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, उसके हिसाब से क्या मैं ऐसा कह दूं कि एक हैबिटेट में कई सारी स्पीसीज होती है, एक हैबिटेट में कई सारे निके होते हैं, एक हैबिटेट में कई सारी होम रेंज भी होती है, होम रेंज आपस में ओवरलैप भी करती है। ऑर्गेनिज्म को होम रेंज में ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ता है, इतना कंपटीशन उसे माइक्रो हैबिटेट में नहीं होता। जैसे एक दिन आपकी से छुट्टी हुई और आप नीचे जा रहे थे, तो गार्ड ने आपको रोक लिया। आपने कहा कि कार्ड तो आपने मॉर्निंग में देख लिया था, अब क्या है? उन्होंने कहा कि कोई कुरियर वाला आया है और आपके नाम से आपको ढूंढ रहा है, कोई बॉक्स कोई पैकेट उसके हाथ में जो आपको देना है। ये सुनकर आप खुश हो गए कि किसी ने कुछ भिजवाया। आप तुरंत उस कुरियर वाले से मिलते हैं और वो पैकेट वो बॉक्स आप उससे लेते हैं, तो पता लगा कि आपके घर से कुछ आया है। ये देखकर आप भावुक हो गए कि घर वालों को अब भी मैं याद हूँ। और यहाँ जब आप इस उत्साह में हैं, तो वो बॉक्स आपने वहीं पर खोल लिया और आपने देखा कि आपके घर से बहुत सारे चॉकलेट्स और लड्डू आए हैं। कि आवाज वहीं पर आपके मुंह से निकलती हो, चॉकलेट लड्डू, और आपके मित्र मंडली के कानों में चली जाती है। आप समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। सब लूट लूट के खा जाएंगे बेटा। आपको आपकी गलती समझ में आनी चाहिए। आपने वो पैकेट होम रेंज में खोल लिया, जरा थोड़ा समझदारी रखते, बैग में रखते और माइक्रो हैबिटेट में खोलते,
क्या इस लेवल का कंपटीशन झेलते क्या आप? तो समझ जाओ बेटा, होम रेंज में तो हर कोई वही आया है जिसकी रिक्वायरमेंट सेम है, तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो भारी कंपटीशन है, लेकिन माइक्रो हैबिटेट में इतना कंपटीशन। माइक्रो हैबिटेट का क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है। कौन सा क्लाइमेट? क्या आपके रूम का टेम्परेचर उतना ही है जितना बाहर का है? वो क्लाइमेट जो नॉर्मल हैबिटेट से अलग है वो माइक्रो क्लाइमेट। दो डेफिनेशन हो गई माइक्रो क्लाइमेट की अब तक। पहला, माइक्रो हैबिटेट का क्लाइमेट वो क्लाइमेट जो नॉर्मल हैबिटेट से अलग है, माइक्रो क्लाइमेट। डायटम पॉन्ड में रहता है, पॉन्ड क्या है उसका? हैबिटेट। पॉन्ड के वाटर की सरफेस माइक्रो हैबिटेट, वहां का क्लाइमेट माइक्रो है। अरे माइक्रो का मतलब छोटा ही नहीं है, माइक्रो का मीनिंग डिफरेंट से है बेटा। जो नॉर्मल हैबिटेट से अलग है उसको माइक्रो क्लाइमेट कहा जा रहा है। अब आप कहें कि चलो ठीक है, हम रूम में चले गए, रैबिट की बरो का क्लाइमेट बता देंगे, लेकिन बेचारा एक ट्री कहाँ जाएगा, उसका माइक्रो क्लाइमेट कैसे बताएंगे? जब ऐसी बातें आएगी तो सिंपल सिंपल कह देना बेटा, इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की इमीडिएट सराउंडिंग उसका माइक्रो क्लाइमेट कहलाती है। अगर बाहर गर्मी ज्यादा है तो ट्री का इमीडिएट टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा। अगर बाहर बहुत ठंड है तो आपका इमीडिएट टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि आपकी बॉडी 37 चाहती है। अगर ऐसा है तो हर एक ऑर्गेनिज्म का इमीडिएट सराउंडिंग भी उसका माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है। और जहां जहां तक इसने अपनी रूट जहां जहां तक इसने अपनी रूट और अपनी ब्रांचेस को फैला दिया है, वहां वहां तक का एरिया इसकी होम रेंज बन जाएगा। तो क्या सब बच्चों को हैबिटेट शब्द क्लियर है? होम रेंज समझ में आ रहा है? माइक्रो हैबिटेट, माइक्रो क्लाइमेट, इतना ही जानना है। तुरंत ये चेक लो डायग्राम। और अब आगे बढ़ेंगे इकोसिस्टम की तरफ। नॉर्मल हैबिटेट से अलग है। तीन डेफिनेशन हो गई माइक्रो क्लाइमेट की। पहला, नॉर्मल हैबिट माइक्रो हैबिटेट का क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट, ऐसा क्लाइमेट जो नॉर्मल हैबिटेट से अलग है। और तीसरा, इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चलो बेटा अभी इकोसिस्टम के बारे में समझते हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज अच्छे से नहीं आ रही क्या? माइक चेंज कराओ। अच्छा, टर टर की आवाज आ रही है। जैसे माइक में बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया। इकोसिस्टम नेक्स्ट। चलिए, आप सब बच्चे जानते हैं कि इकोसिस्टम किसी भी पर्टिकुलर एरिया का स्पेसिफिक बायोटिक और स्पेसिफिक एबायोटिक इंटरेक्शन को आप इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। मैंने स्पेसिफिक शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि उस दिन को याद करो जब फर्स्ट लेक्चर था, जब बायोटिक एबायोटिक का टाइप बदलेगा तो इकोसिस्टम बदल जाएगा।
तो क्या एक इकोसिस्टम का बायोटिक एबायोटिक एक जैसा होना चाहिए? हाँ बेटा, जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल लिया था एक पॉन्ड का, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ का बायोटिक आप देख सकते हैं कि वही प्लांट एनिमल माइक्रोब है। यहाँ का ए बायोटिक अगर आप देखोगे तो वही लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर है। अगर इस तरफ ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में भी आपने शब्द तो प्लांट एनिमल माइक्रोब लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर ही लिखा, लेकिन बताओ क्या यहाँ का प्लांट एक जैसा? इसका मतलब एक इकोसिस्टम का बायोटिक दूसरे इकोसिस्टम के बायोटिक से अलग, और बायोटिक तब अलग होता है जब एक बायोटिक अलग होगा। क्लियर है बात? इसका मतलब एक इकोसिस्टम का बायोटिक ए बायोटिक दूसरे इकोसिस्टम के बायोटिक ए बायोटिक से अलग है, मतलब एक सिस्टम का बायोटिक ए बायोटिक क्या है? अब तो क्लियर है बात। आज हमारी अर्थ पे जहां कहीं भी कोई भी इकोसिस्टम है, आज हमारी अर्थ पे जहां कहीं भी कोई भी इकोसिस्टम है, वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अरे इकोसिस्टम बेटा यहाँ पर कंप्लीट भी हो सकता है और इकोसिस्टम इनकम्प्लीट भी हो सकता है। आप बच्चे कहेंगे कि सर कंप्लीट इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस है? ऐसा इकोसिस्टम जो बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के अपने सारे काम खुद कर ले वो कंप्लीट है। जैसे एक बड़ा फॉरेस्ट है, क्या वहां के प्लांट्स को कोई पानी पिलाने जा रहा है? आप अपने गार्डन में 3 दिन पानी देना बंद कर दो, समझ पा रहे हैं क्या आप? वो फॉरेस्ट अपने काम करना खुद जानता है विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट, तो वो कंप्लीट है। और गार्डन क्या है? इनकम्प्लीट है। तो वो इकोसिस्टम जिसको ह्यूमन सपोर्ट चाहिए वो इनकम्प्लीट होगा, और जो विदाउट ह्यूमन सपोर्ट चलेंगे वो कंप्लीट होगा। अरे इकोसिस्टम परमानेंट भी हो सकता है और इकोसिस्टम टेम्पररी भी हो सकता है। एक हाँ अभी आ जाएगा। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। अरे छोटा, बहुत छोटा, जिसे आप नैनो इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। जैसे पानी की एक बूंद भी, ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम है बेटा। बड़ा, बहुत बड़ा, जिसे आप यहाँ मेगा इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। जैसे ओशियन जितने बड़े इकोसिस्टम हो सकते हैं। क्या मेगा इकोसिस्टम बायोम है? क्योंकि जो बड़ा इकोसिस्टम है वो बायोम कहलाता है। तो बेटा यहाँ अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम है, जहां जहां भी बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, परमानेंट, टेम्पररी, स्मॉल, लार्ज। अभी वही आ रहा है, चिंता। अब यहाँ पर नेक्स्ट, पहले मैं पत्ता पलटूंगा, वापस आएंगे भी इस पर। याद रखना, वो इकोसिस्टम जो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम जो नेचुरल इकोसिस्टम है वही मोस्टली कंप्लीट है। अरे वही परमानेंट है। क्या इसे यहाँ किसी ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत है? ऐसा इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ मेंटेन्ड इकोसिस्टम होता है, जिसे किसी भी तरह के ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सेल्फ रेगुलेटरी, स्वचालित, जो खुद से ही चलता हो। सेल्फ सस्टेन्ड मतलब कि सेल्फ कंट्रोल्ड, स्वनियंत्रित जिसको कहते हैं। सेल्फ मेंटेन जो स्वनियमित होता है, मतलब कि जो अपने अंदर आए हुए छोटे मोटे डैमेज को ठीक करना जानता है, वो सेल्फ मेंटेन्ड इकोसिस्टम कहलाता है। इसे किसी भी तरह की ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत नहीं है।
बेटा ये नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ पर याद रखो, ये यहाँ टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। अरे ये वाला इकोसिस्टम एक्वेटिक भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल जैसे फॉरेस्ट है, जैसे ग्रासलैंड है, जैसे डेजर्ट्स है, ये सब के सब यहाँ पर बेटा टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। और एक्वेटिक जैसे आप सब बच्चे जानते हैं कि पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, ओशन है, वेटलैंड है, ये सब के सब यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ वेटलैंड में भले ही टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी रहते हो, लेकिन वो एक्वेटिक, क्योंकि पानी भरा हुआ है वहाँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम के नाम से पुकारा जाएगा। कुछ टेरेस्ट्रियल वहाँ रह रहा है। तो इस तरह से नेचुरल इकोसिस्टम ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों हो सकता है। दूर दूर तक ध्यान से सुनो, जब तक आपसे कुछ एक्स्ट्रा न कह दिया जाए, आपके लिए पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम ही है। कह दिया, बस कह दिया। वो अलग बात है कि गांव वालों ने गड्ढा खोदा, बरसात हुई, पानी भरी, वो वहां आर्टिफिशियल हो जाएगा। लेकिन हर पॉन्ड आर्टिफिशियल, अगर मैं आर्टिफिशियल नेचुरल में पहले अच्छा सोचूं तो नेचुरल ही कहूंगा। तो यहाँ जब तक आपसे कुछ अलग ना कह दिया जाए, आपके लिए पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम होगा। लेकिन वो इकोसिस्टम जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है बेटा, वो मोस्टली इनकम्प्लीट होता है। वो टेम्पररी है, क्योंकि वो तो तभी चलता है जब उसे मिलता है ह्यूमन सपोर्ट। यहाँ जैसे आप एक्वेरियम को देखिए, दाना डालना बंद कर दो, मछलियां, बेटा आप यहाँ पर आपके गार्डन में पानी देना बंद कर दो, प्लांट। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो इस तरह से ये सब के सब यहाँ गार्डन है, क्रॉपलैंड्स है, डैम्स है, एक्वेरियम है, जो भी है जो ह्यूमन ने बनाए हैं, वो सब के सब यहाँ पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से पुकारे जाते हैं। इनको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाएगा। अब यहाँ लिखना बंद करना एक बार। नेचुरल मोस्टली कंप्लीट, आर्टिफिशियल मोस्टली, हर आर्टिफिशियल इनकम्प्लीट हो जरूरी, हर नेचुरल कंप्लीट हो जरूरी। पानी की बूंद नेचुरल बन सकती है, हाँ, लेकिन क्या वो कंप्लीट परमानेंट है? अरकाटा के लोगों ने बनाया आर्टिफिशियल था, लेकिन आज वो कंप्लीट है। नहीं समझ पा रहे हैं? तो हर हर नेचुरल कंप्लीट हो जरूरी नहीं, हर आर्टिफिशियल इनकम्प्लीट हो जरूरी नहीं। लेकिन आपके लिए तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, क्योंकि आप पहले, बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा रहा है कि एक इकोसिस्टम है, वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल? नेचुरल। जब तक आपको वो कुछ एक्स्ट्रा लिख के ना दे दे, तब तक नेचुरल ही है, ये याद रख लेगा। अगर उसे कुछ कहना ही होगा, लिख के देगा आर्टिफिशियल, तब मानेंगे हम, वरना हमारे लिए तो इकोसिस्टम नेचुरल ही होते हैं। ठीक बात? ये चेप लिया क्या? जल्दी। हाँ जी, और ठंडा करवाना है? ठीक हो रहा है आज तो। आज तो पीछे वाले बच्चे कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हवा आ रही है। चक्री घुमानी है? अच्छा, मतलब फैन ऑन करवाना है, इसको चक्री घुमाना कहते हैं क्या? अच्छा, चक्री घुमाओ। हाँ,
ठीक है बेटा, आज माइक के बारे में बात करेंगे। आयुष, आदित्य, रेहान, चिंता मत करो बेटा। अगले पत्ते पे तुरंत। तो इकोसिस्टम नेचुरल भी है, इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी। हाँ जी। सेल्फ रेगुलेटरी से मीनिंग तो स्वचालित हो गया, जो खुद से चलता है। सेल्फ सस्टेन का मतलब स्व नियंत्रित है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड कहलाता है। सेल्फ मेंटेन्ड का मीनिंग ये है कि जो अपने अंदर आए हुए छोटे मोटे डैमेज को ठीक कर लेता है। इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट मतलब बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। ये पेज पलट दो बेटा, चलो जल्दी। वैसे तो यहां पर इससे पीछे वाले पेज पर वहां क्या रह गया बेटा, एक बार में देख लो जल्दी से। हो गया, बहुत बढ़िया। वैसे तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको और अच्छे से ऐसे कह देते कि रुका हुआ पानी, बहता हुआ पानी। लॉटिक बहते हुए को कहते हैं और लेंटिक रुके हुए को कहते हैं। लेंटिक, लॉटिक। लेकिन इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। पर एक बात याद रखो, कोई बच्चा अगर घर पे पढ़े तो उसको मैं अभी कह देता हूँ, लॉटिक और लेंटिक शब्द फ्रेश वाटर के लिए यूज होता है। फ्रेश वाटर के लिए ही यूज होता है। कोई भी बालक या बालिका मेरे से आके नहीं पूछे कि ओशियन लेंटिक है कि लॉटिक है, क्योंकि उसके लिए शब्द यूज नहीं। चलिए जी बेटा, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। और अब सब बच्चे ध्यान से बेटा, बहुत आसान है लेकिन पढ़ना जरूर है। बायोटिक और ए बायोटिक दो कंपोनेंट है। वैसे तो सब बच्चे जानते हैं कि बायोटिक में प्लांट एनिमल माइक्रोब आता है, लेकिन आज जब पढ़ रहे हैं तो अच्छा अच्छा नाम देख के पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के ऐसे बायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम में पहली बार एनर्जी लाते हैं, पहली बार फूड प्रोडक्शन करते हैं, वो इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर कहलाते हैं। आज तो सीधा कह दो बेटा, इकोसिस्टम के जो जो ऑटोट्रॉफ वो प्रोड्यूसर। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स इकोसिस्टम में है वो सब के सब प्रोड्यूसर हैं। और जो प्रोड्यूसर की एनर्जी को कंज्यूम करता है वो इकोसिस्टम का कंज्यूमर कहलाता है। आज तो आपको सीधा कह देना है कि इकोसिस्टम के जो जो हेट्रोट्रॉफ वो कंज्यूमर। जितने भी हेट्रोट्रॉफ हैं सब के सब कंज्यूमर हैं। वो किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ याद रखो बेटा, ये हेट्रोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ एनिमल भी है और माइक्रोब्स भी है। अगर एनिमल है तो इसको आप यहाँ मैक्रो कंज्यूमर, और अगर ये माइक्रोब है तो इन्हें माइक्रो कंज्यूमर। मैंने मैक्रो और माइक्रो साइज की बेसिस पे डिवाइड किया है। अरे इस बेसिस पे भी किया है कि दोनों का खाने का तरीका अलग। जो खाके खाके पचाएगा वो, जो पचा के खाएगा वो,
समझ पा रहे बेटा? अरे मैक्रो कंज्यूमर्स खा खा के पचाते हैं और ये पचा पचा के खाते हैं। पचा पचा के कैसे खाते हैं समझ पा रहे हैं क्या आप? अपनी बॉडी से बाहर ही केमिकल सिक्रीट या एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेशन करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको कहते हैं पचा पचा के खाना। और ये क्या हो रहा है? खा खा के पचाना। मैक्रो कंज्यूमर को आगे फिर हम यहाँ डिवाइड करेंगे और जो डिवीजन होगा वो होगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी या फिर टॉप कंज्यूमर। समझ पा रहे क्या? यहाँ माइक्रो कंज्यूमर्स क्या डिकम्पोजर हैं और हमारी अर्थ के सबसे अच्छे डिकम्पोजर में दो ही नाम आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक बात? तो अब बायोटिक कंपोनेंट दो प्रकार के हो गए हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अरे अरे अरे, बायोटिक कंपोनेंट दो प्रकार के हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर फिर दो प्रकार के हैं, मैक्रो और माइक्रो। किस आधार पे? साइज और खाने का तरीका। जो खा खा के पचाए, जो पचा पचा के खाए। बहुत बढ़िया। चले यहां पर बायोटिक क्या लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है, एयर भी है, ये सब। और बायोटिक एबायोटिक में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या इकोसिस्टम के फंक्शन बन रहे हैं? जैसे लाइट के आने से प्लांट का फोटोसिंथेसिस करना, फूड प्रोडक्शन करना, क्या प्रोडक्टिविटी है? प्लांट के एनर्जी को हर्बीओर को कार्निवोर का खाना, क्या एनर्जी फ्लो है? प्लांट एनिमल दोनों मर जाओ, क्या बैक्टीरिया खाएगा तो डिकम्पोजिशन है? क्या डिकम्पोजिशन के बाद में जो मिनरल आएगा और जाएगा वो मिनरल साइकिल है? आज मिनरल साइकिल को कुछ नया नाम देंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या कहना है बेटा? बायो जियो केमिकल साइकिल। क्यों कहा आपने इसे बायो जियो केमिकल साइकिल? क्योंकि ये रहा बेटा बायो, ये रहा जियो, जियो बेटा जियो। यहाँ ये रहा प्लांट एनिमल माइक्रोब और ये रहा यहाँ पर सॉइल वाटर एयर। मैंने उन का नाम लिखा जिन्हें जिन्हें में साइक्लिक, उन जिन जिन समझ रहे हो बेटा? मैंने उन का नाम लिखा है जिन जिन में। प्लांट तुम एक काम करो, सॉइल से मिनरल एब्सॉर्ब कर लो, कर लिया। अच्छा एनिमल तुम इसे खा जाओ और खा के दोनों मर जाओ, क्या वापस ही सॉइल में आएगा? क्या तुम यहाँ से जाओ खाओ मरो, क्या वापस ये यहाँ पर वाटर में आएगा? O2 ले लो, CO2 दे दो, CO2 ले लो, O2 दे दो, क्या लगातार चल रहा है? तो क्या बायो और जियो के बीच में मिनरल और गैस लगातार साइक्लिक है बेटा? इसी साइकिल को कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक बात है? क्या ये केमिकल यहाँ पर मिनरल और गैस दो तरह से डिवाइड हो रहा है? तो आज के बाद कभी भी मैं आपसे पूछूं कि बायो जियो केमिकल साइकिल कितने प्रकार की, तो आंसर दो। कौन कौन से? मिनरल और गैस। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो इकोसिस्टम, इकोस बड़े बड़े लिख रहे हैं आज तो बेटा, यार ऐसे मत करो। पीछे वाले बच्चे बहुत बड़े बड़े शब्द लिखे जा रहे हैं, इससे बड़े लिखेंगे तो फिर दो शब्द लिख के बोर्ड पलटना पड़ेगा, मतलब पत्ता पलटना पड़ेगा अगर समझ पा रहे बेटा? तो यहाँ पर ये इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? स्टेटमेंट आ रहा है, सही और गलत का फैसला आपके हाथ। बोले बेटा, क्या ऐसा कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम को स्टडी करके कंप्लीट नेचर को समझ सकते हैं? कह सकते हैं। नहीं मानो तो आओ पौंड में, देखो जो एक तालाब में हो रहा है वही सारी कंप्लीट नेचर में हो रहा है। क्या पौंड के प्लांट लाइट के आने से फोटोसिंथेसिस करते हैं? दुनिया में कहीं भी चले जाओ प्लांट यही करते हैं। क्या पौंड के प्रोड्यूसर्स को वहां के हर्बीओर और हर्बीओर को पौंड के कार्निवोर खाते हैं? दुनिया में कहीं भी चले जाओ यही हो रहा है।
अरे जो एक पॉन्ड में हो रहा है, एक इकोसिस्टम में हो रहा है, वही कंप्लीट नेचर में हो रहा है। तभी तो कहते हैं इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नहीं समझे के बात? लेकिन हाँ, स्टडी करने के लिए बूंद लेके मत बैठ जाना कि ये भी तो इकोसिस्टम ही है। क्या बूंदी मिली क्या? एक ढंग का इकोसिस्टम तो स्टडी करो जो कंप्लीट हो, बढ़िया हो। तो बेटा कंप्लीट एक अच्छी इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे तो जो उस इकोसिस्टम में हो रहा है वही कंप्लीट नेचर में हो रहा है, ये याद रखेंगे आप। तो इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। सबको क्लियर है? तो क्या मैं एक इकोसिस्टम को स्टडी करके कंप्लीट नेचर को समझ सकता हूँ? हाँ, क्योंकि जो एक इकोसिस्टम में हो रहा है वही कंप्लीट नेचर में हो रहा है। ठीक बात। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तैयार हैं आप? आंसर सही मिलना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बेटा हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें हमने देखा कि वहां पर प्रोड्यूसर है, माइक्रो कंज्यूमर है, लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर है, लेकिन एनिमल एक भी नहीं, न कोई इंसेक्ट न कोई और, एनिमल्स एक भी नहीं। क्या ये ऐसा इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेन्ड होगा? होगा। चुप हो जाओ, अभी मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। इकोसिस्टम को चलने के लिए क्या चाहिए? ये चार फंक्शन, आओ रे लाइट, करो रे फोटोसिंथेसिस, क्या हो गया? टूटो रे पत्ती, खाओ रे बैक्टीरिया, क्या हो गया? दोनों हो गया। आओ रे मिनरल, जाओ रे मिनरल, क्या हो गया? बायो, जियो, केमिकल साइकिल। आज दूर दूर तक ध्यान से सुन लेना बेटा। essential biotic component of an ecosystem, producer and micro consumers। नहीं है जरूरत एनिमल्स की, कह दो दुनिया के सारे एनिमल से कि मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारी अर्थ और ग्रीन हो जाएगी। इन्होंने तो आकर खाकर कम ही किया है। अरे रुक जाओ बेटा, ठंड रखो, मेरी शब्द खत्म हो जाए उसके बाद जो क्वेश्चन बच्चे पूछा करो, लिख लिया करो जो क्वेश्चन मन में आता है वो। याद रखो, हट जाओ सारे एनिमल्स, कोई जरूरत नहीं है, हमारी अर्थ और ग्रीन हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं। एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर एंड माइक्रो कंज्यूमर। कुछ बच्चों को चिंता हो रही है कि पॉलिनेशन कैसे होगा, उस चिंता का आपको बताते हैं। एल्गी से लेकर जिम्नोस्पर्म तक जाइए, क्या कोई एनिमल पॉलिनेट करने आ रहा है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो सिर्फ पानी, जिम्नोस्पर्म सिर्फ हवा। एनजीओ में भी बहुत हैं जो हवा और पानी से पॉलिनेट हो जाते हैं। वो मर जाओ जो इंसेक्ट से या एनिमल से पॉलिनेट होते हो, बाकी तो रहेंगे ना। कुछ बच्चों को फिर दूसरी चिंता हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी, CO2 कहां से आएगी? प्लांट खुद भी छोड़ता है, वो खुद भी तो ऑक्सीजन लेके CO2 रिलीज कर रहा है। फिर बच्चों को आखिरी चिंता ये हो रही है कि जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर आए क्यों? ऊपर वाला कोई भी काम बिना लॉजिक के तो नहीं करता। जब इनकी जरूरत ही नहीं थी तो फिर इनको भेजा। ये बात आज आपको समझ में नहीं आएगी और आज मैं समझाऊंगा भी नहीं। ये उस दिन आपको समझ में आ जाएगी जिस दिन मैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाऊंगा। जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे तो आप खुद ही कह देंगे कि ये आए क्यों, इनकी क्या नीड है। लेकिन मुझे अब आज दोबारा बता दो, क्या एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए मैक्रो कंज्यूमर एसेंशियल है? हाँ, अरे मैक्रो कंज्यूमर एसेंशियल नहीं, असेसरी कंपोनेंट है। जिस इकोसिस्टम में मैक्रो कंज्यूमर है वो हर एक के साथ भरा है, नहीं तो हरा हरा भी चलेगा।
क्योंकि इनकी जरूरत नहीं। स्टेटमेंट हाईलाइट करके लिखेंगे सब बच्चे, अलग से लिखो होगा। एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट essential biotic component of an ecosystem. Essential biotic component of an ecosystem. Producer and micro consumers. Producer and micro consumers. ठीक बात। तो अब इसी को डिटेल से पढ़ना है हमें। पहले प्रोड्यूसर पढ़ेंगे, फिर मैक्रो कंज्यूमर, फिर माइक्रो कंज्यूमर, और फिर ये सारे फंक्शन, एबायोटिक, यही सब कुछ अब पढ़ना है। यही इकोलॉजी। अब अगर हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो बायोडाइवर्सिटी से पहले पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं, एक एक करके शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैक्रो, फिर माइक्रो, इन सब पे बात करते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर 14 अब चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एनसीईआरटी के चैप्टर 13 में आपने पता 2.3.2 से लेकर 2.3.8 पढ़ लिया है। अभी वहीं रहना है। जो जितना क्लास में हो रहा है उतना इतना परफेक्ट करते चलो कि रिवीजन में कम से कम टाइम लगे। आपको अभी से इस तरह की हैबिट बना लेनी है कि कौन सी चीजें मुझे रिवीजन में काम आएगी, मैं उनको हाईलाइट करके रखूं, ताकि रिवीजन करते हुए बार बार मुझे दिस दैट नहीं पढ़ना पड़े। मैं उन हाईलाइटेड चीजों को पढूं तो मुझे सब रिकॉल हो जाए। ये आपको अभी से ये चीज करना पड़ेगा। घर पे जाके ये एफर्ट अभी से होंगे, लेकिन जब सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा फिर ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों अभी से लगातार इस चीज में लगे रहो। आपके मन में पढ़ आज रहे हो, लेकिन दिमाग में तो नीट ही है कि उस दिन मुझे क्या करना है। 15 दिन पहले मेरा क्या होना है उस टाइम पर जब नीट आएगा, तो 15 दिन पहले, उसके 15 दिन पहले मैं किस पोजीशन में रहूंगा, वो आपके मन में होना चाहिए। मैं किस तरह से अपने सिलेबस को उस टाइम पे रिवाइज कर पाऊंगा, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा, क्या क्या जो भी है। आप समझदार हैं, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, चीजें उतनी ही पढ़ो जो काम की है, इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो क्लास में हो रहा है, जो आपकी एनसीईआरटी है, बस वही इनफ है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ करने का। आप खुद जानते हो यार, क्वेश्चन आता कहाँ से, वहीं से तो आता है। हम तो क्वेश्चन बस ज्यादा सोच के गलत करते हैं। आता सबको है, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगा के गलत करते हैं। वो दिमाग कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, अब आप जितने भी माइनर्स होंगे, आपके मेजर्स होंगे, उनमें अब अपने आप को टेस्ट करते रहो कि मैं किस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा सोचता हूँ। मुझे यहाँ इस तरह की सोचने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा, तो इसको मैं कम करूँ, अपनी गलतियों को ठीक करते चले एक एक करके। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रोड्यूसर्स पे बेटा। तो पलट दू ना, चलिए। प्रोड्यूसर्स, अभी अभी आपने कहा कि इकोसिस्टम के जितने भी ऑटोट्रॉफ है वही प्रोड्यूसर है बेटा। इकोसिस्टम के जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं वही प्रोड्यूसर है। अगर ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर हैं तो ग्रीन प्लांट तो आएंगे ही सही। फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आएंगे, क्योंकि वो भी ऑटोट्रॉफ है। मैं रिपीट करूंगा, फिर आराम से जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोचिए। अगर ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर हैं तो ग्रीन प्लांट तो है ही, फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर है। लेकिन बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है बहुत स्वार्थी प्रोड्यूसर है बेटा।
ये जो भी करते हैं सिर्फ खुद के लिए करते हैं, लेकिन जरा ग्रीन प्लांट को देखिए, अपने लिए तो खाना बनाते ही है, दूसरों को भी खिलाते हैं। जो अपने लिए तो बना ही रहा है, दूसरों को भी खिला रहा है। तो बताओ, जल्दी से बताओ, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट में हमारी अर्थ के रियल प्रोड्यूसर कौन है? अरे ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो नारियल है बेटा, जो रियल नहीं होता उसको नारियल कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो रियल प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट। आप जरा ऑब्जर्व तो करो रे, हर फूड चेन की शुरुआत किन से होती है? क्या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसर नहीं है? लेकिन नारियल है, वो रियल प्रोड्यूसर नहीं। तो फिर हम भी यहीं से शुरुआत करेंगे, और अगर यहां से शुरुआत करें तो ग्रीन प्लांट्स को आज मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं बेटा। एक तो बड़े प्लांट मैक्रोफाइट, छोटे प्लांट माइक्रोफाइट। सीधी बात है, मैक्रो और माइक्रो ऐसे पहचान लेना। जो एक्वेटिक एरिया के प्लांट है माइक्रोफाइट, जो टेरेस्ट्रियल एरिया के प्लांट है मैक्रोफाइट। मोस्टली, ऑलवेज नहीं कहा है। चलिए तो फिर टेरेस्ट्रियल एरिया में चलते हैं, आ जाओ बेटा। यहाँ के मैक्रोफाइट में क्या बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं? क्या यहाँ बड़े बड़े ट्रीज के अलावा यहाँ की हर, यहाँ की श्रब सब आएंगे बेटा? इधर इधर बोर्ड पे। आप तो जानते हो ना प्रोड्यूसर की आदत को। ये यहाँ पर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अरे ये तो कन्वर्टर भी है भाई। क्या एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं? ओहो, ये तो ट्रांसड्यूसर भी है। तो क्या मुझे आप सब बच्चे प्रोड्यूसर के सारे नाम बताएंगे? प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ, कन्वर्टर, ट्रांसड्यूसर। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना कन्वर्टर, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाना ट्रांस। वैसे कन्वर्टर ट्रांसड्यूसर दो टर्म एक ही है, बस कहने का मतलब अलग अलग है और कुछ भी नहीं है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना कन्वर्टर है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाना ट्रांसड्यूसर है। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में आना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में आना क्या कहलाता है? और यही फोटोसिंथेसिस अगर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में हो रहा है तो उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यूनिट एरिया यूनिट टाइम में होने वाला फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी कहलाता है। चलो फिर इसको भी दे दो यूनिट एरिया यूनिट टाइम। यहाँ पर आज हमने 10 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया है, 10 मीटर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से बोर्ड पे देखें। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि इस 10 मीटर स्क्वायर एरिया में टोटल कितने प्लांट हैं? तो आप बच्चों ने मेरे से कहा कि 10 मीटर स्क्वायर में एक ट्री बाकी हर्ब श्रब मिला के 100 प्लांट है। ये कलर दिख रहा है क्या आप बच्चों को? 100 प्लांट है। दे दो 1 साल का टाइम, यूनिट टाइम। 1 साल बाद आपने देखा कि टोटल प्रोडक्शन 1000 किलो कैलोरी पर 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर हो रहा है। बोर्ड पे देखना बेटा, यूनिट टाइम यूनिट एरिया, यूनिट टाइम यूनिट टाइम यूनिट टाइम यूनिट एरिया, टोटल प्रोडक्शन ही तो प्रोडक्टिविटी है। ठीक बात, सबको क्लियर है? आ जाए एक्वेटिक में, आ जाओ। जब एक्वेटिक एरिया में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रहा यहाँ पर प्रोड्यूसर, यहाँ के छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन। इसको हम टेरेस्ट्रियल से कंपेयर करना चाहते हैं तो बराबर का एरिया मैंने ले लिया, बराबर का एरिया 10 मीटर स्क्वायर।
अब इस 10 मीटर स्क्वायर एरिया में सबसे पहले आप बच्चों से पूछा कि इस 10 मीटर स्क्वायर एरिया में टोटल कितने प्लांट है। आपने कहा सर छोटे हैं, नंबर ज्यादा होगा। और इतने से एरिया में यहाँ पर 1,00,000 प्लांट है। क्वेश्चन आ रहा है, आने दो। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन यूनिट एरिया। आपके ऑप्शन है फॉरेस्ट, आपके ऑप्शन है ग्रासलैंड, ऑप्शन में है डेजर्ट और ऑप्शन में है पॉन्ड। आंसर बोलो। बोलो भाई, पक्की बात। फॉरेस्ट तो बड़ा होता है ना पॉन्ड से। यूनिट एरिया, यूनिट एरिया, यूनिट, जितना एरिया यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ, फिर वो ज्यादा जो छोटा। ये याद रख लेना। इस क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट बड़ा है तो वहां नंबर ज्यादा। अरे यूनिट एरिया लिख दिया ना उसने। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान रखेंगे आप, भले ही ये यहाँ पर पॉन्ड छोटा हो लेकिन वहां यूनिट एरिया इसके बराबर का एरिया लोगे तो यहाँ के नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज्यादा है। और इनको भी दे दो फिर 1 साल का टाइम। 1 साल बाद आपने यहाँ पर देखा, 1 साल बाद आपने यहाँ पर देखा, इसको थोड़ा इधर लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह चाहिए हमें। थोड़ा काम करो। हाँ, 1 साल बाद आपने देखा कि यहाँ पर प्रोडक्शन 800 किलो कैलोरी पर टन मीटर स्क्वायर पर ईयर हो रहा है। ओहो हो। एक्वेटिक एरिया में नंबर, प्रोडक्टिविटी, ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम। क्यों? क्यों ऐसा है? अगर मैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को कंपेयर करता हूं तो मुझे सभी बच्चों को आंसर मिलना चाहिए। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया में जल्दी बताइए बायोमास कहाँ ज्यादा? टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक में कम। क्लोरोफिल कंटेंट कहाँ ज्यादा? फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कहाँ ज्यादा? तो प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा? समझ पा रहे हैं क्या आप? एक बात बेटा, एक बात इधर, मैंने लिखा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ये किस बेसिस पे लिखा? समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको जब फिजियोलॉजी में सर फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि अर्थ का फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम एक्वेटिक प्लांट करते हैं। वहां पर उन्होंने ये वाली कंडीशन यूज नहीं की है। अगर इस कंडीशन के साथ कहूंगा तो फिर मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी किसकी होगी? टेरेस्ट्रियल। अरे क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज्यादा और ये कम। ये कम किसकी है? एक्वेटिक की। तो ये ध्यान रखना बेटा, पीछे वाले बच्चे ध्यान देंगे एक बार। टेरेस्ट्रियल में बायोमास, क्लोरोफिल कंटेंट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, तो प्रोडक्टिविटी भी। और ये सब कम 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 किसके लिए लिखा है? तो जो अंडरलाइन, जो हमारी लाइन यहाँ पर है, जो कि हम बताना चाहते हैं कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में अगर कंपेयर करें तो एक्वेटिक एरिया में नंबर लेकिन प्रोडक्टिविटी कम, ये आपको बताना है। नंबर ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है।
बेटा। फोटोसिंथेटिक वो भी टेरेस्ट्रियल की ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल की क्यों ज्यादा? 3 बातें आज बताइए, बातें और भी हैं। जब हम प्रोडक्टिविटी डिटेल से पढ़ेंगे तो उस दिन आपके सामने आएगी। अब आते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स। है एक्वाटिक में क्या में कम? तो देखो, एक्वाटिक में तो नीचे लाइट जा ही नहीं रही, टेरेस्ट्रियल में तो वहां तक लाइट जाती है, तो एफिशिएंसी उनकी ज्यादा होगी जो कम लाइट में फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्रोडक्ट। पलट दे पत्ता। ये तो लिख लिया बेटा सबने। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन यूनिट एरिया। पॉन्ड। पॉन्ड इसलिए आंसर है क्योंकि यूनिट एरिया की बात है, और जो छोटा है वो छोटे एरिया में ज्यादा नंबर में आए। नेक्स्ट मैक्रो कंज्यूमर्स। अब एक बात और कह देता हूं मैं, मैक्रो कंज्यूमर पढ़ते समय आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मन में रखना, जब मैं, और ऐसा है तो साइड में लिखते रहना, जब मेरे शब्द मैक्रो कंज्यूमर कंप्लीट हो जाए तो फिर उनको पूछ लेना बेटा, मौका मिलेगा अगर बच जाए तो। मैक्रो कंज्यूमर्स आप सब बच्चे जानते हैं कि एनिमल्स है। अरे इनको आप फैगोट्रॉफ के नाम से पुकारते हो। क्या कहा? फैगोट्रॉफ, क्योंकि खा खा के पचाता है। फर्स्ट ingest then digest। इन्हें आप होलोजोइक भी कहते हो। आज इनको डिवाइड किया जा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर उन्हें कहा जाता है जो प्रोड्यूसर पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट या प्रोड्यूसर, जो भी कहो। अगर ये प्लांट्स को खा रहे हैं तो इन्हें आप हर्बिवोर कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल अगर यहां देखें तो घने एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे हैं। रैबिट है, काऊ है, डियर है, हाँ बेटा बकरी भी आएगी यहाँ। इंसेक्ट भी है, इंसेक्ट भी है, चूहा भी है, बिल्कुल है, जू प्लैंक्टन भी है। अरे अरे, कुछ भी नहीं चलेगा।
तूने कैट को घास खाते देखा क्या बेटा? बिल्ली घास खाती है, अच्छा बहुत बढ़िया। दूसरा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर। ये वो है जो डिपेंड ऑन, बिल्कुल बेटा, एनिमल को खा रहे हैं, कार्निवोर कहलाते हैं बेटा। कार्निवोर वो है जो मांस खाते हैं, यही बात है। लिखना बंद करो भाई, इधर इधर। ओहो, कार्निवोर वो है जो मांस खाते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि उन्होंने मार के खाया कि मरा हुआ खाया, चाहे मार के खाओ, खाया तो मांस ही। अगर ऐसा है तो आज हर एक बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हर कार्निवोर प्रीडेटर ही होगा जरूरी। अरे कार्निवोर तो इसके एवेंजर भी होता है। बेटा, कार्निवोर प्रीडेटर भी है, कार्निवोर। इसका एवेंजर किसको कहते हैं? जो मरा हुआ खाता है, जैसे क्रो है क्या, जैसे कि यहाँ पर आर्कटिक फॉक्स भी है क्या, जैसे वल्चर तो है ही ना बेटा। बहुत गजब का एग्जाम्पल है ये तो। ये सब के सब स्कैवेंजर हैं। तो क्या कार्निवोर प्रेडेटर स्कैवेंजर दोनों हो सकते हैं? लेकिन ये वाला कार्निवोर प्रेडेटर है, क्योंकि क्योंकि फूड चेन 3 प्रकार की होती है, प्रीडेटरी, पैरासिटिक, डेट्राइटस। नाम बोलो, प्रीडेटरी, पैरासिटिक, डेट्राइटस। जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए आपके लिए फूड चेन प्रेडेटरी है, उसे कुछ और कहना है। लेकिन कुछ नहीं लिखा तो हमारे लिए फूड चेन प्रेडेटरी ही होगी। तो ये वाले कार्निवोर स्कैवेंजर या प्रीडेटर हमारे लिए तो प्रीडेटर है। तो क्या प्रीडेटर के एग्जाम्पल लिख दूं बेटा? आ जाओ भेड़िए। क्या यहाँ फ्रॉग भी है? क्या यहाँ पर सांप भी है? क्या यहाँ पर डॉग भी है? क्या यहाँ पर कैट भी है? ओह, कैट को लेकर आप इतने उत्साहित क्यों है बेटा? हैं? रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। तुम बाहर मिलना मेरे को बेटा। यहाँ पर इधर ध्यान दो, ये सब के सब कार्निवोर हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं, तो इनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। बेटा मैंने यहाँ डॉग लिखा, लेकिन ये डॉग गली वाला नहीं। अरे गली वाला तो कुछ भी खा जाता है भाई, उसको रोटी मिले तो खा जाए, मांस मिले तो खा जाए। गली वाला ओमनीओर है। ओमनीओर उसको कहते हैं जो हर्बीओर, कार्निवोर सब तरह से बिहेव करता है, उसे ओमनीओर कहते हैं। अरे ये गली वाला नहीं, ये हंटिंग डॉग है बेटा। मैंने यहाँ कैट लिखी, लेकिन ये घर पे रहने वाली बिल्ली नहीं है, क्योंकि जो घर पर रहने वाली बिल्ली है वो भी तो ओमनीओर ही है। वो रोटी खा जाती है, वो चूहा पकड़ लेती है, वो तो ओमनीओर है भाई। यहाँ आप समझ जाइए, ये तो जंगली बिल्ली है। नेक्स्ट, टॉप कंज्यूमर। ठीक बात। इधर 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 बेटा, बाद में बातें कर लेना, इधर।
किसे कहते हैं टॉप कंज्यूमर? बहुत बढ़िया, मैं समझ गया बेटा। ऐसे कंज्यूमर्स they can eat others but not eaten by others। ऐसे कंज्यूमर जो दूसरों को खाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं खाता। they can eat others but not eaten by others। जो दूसरों को खाए लेकिन उनको कोई ना खाए। नेक्स्ट बेटा दोबारा सुनो इस बात को, जो दूसरों को खाए लेकिन उनको जिंदा रहते हुए, मरने के बाद तो कुछ भी हो रहे, जिंदा रहते हुए, वो कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। यहां जैसे एग्जांपल्स, बिल्कुल बहुत देर से इंतजार था आपको इसका, लाइन यहां पर है, बिल्कुल बेटा, शार्क भी है, ईगल भी है, टाइगर भी है, क्रोकोडाइल भी है, वल्चर भी है, बिल्कुल येलो मैन भी है, पीकॉक भी है। नहीं, बस बस बस, ये ज्यादा अति उत्साह अच्छा नहीं है क्लास में। नहीं बेटा, ये सब यहाँ पर टॉप कंज्यूमर के नाम से पुकारे जाएंगे, लेकिन इसके पहले आप कुछ और सोचो, कुछ बातें मेरी सुन लो बेटा। ये जितना कुछ भी आपके सामने आ रहा है नॉर्मल सोचना है, नेचुरल सोचना है, मजबूरी नहीं चलेगी। मजबूरी किसी भी फूड चेन का नाम नहीं है। जैसे एक दिन की बात है, एक फार्मर अपने खेत पे गया, वहां उसे सांप ने काट लिया। क्या सांप का खाना ह्यूमन है? अरे मजबूरी में किया गया हमला है, क्योंकि सांप को ऐसा लग रहा है कि मैं इसे मारूं नहीं तो ये मुझे मारेगा। इस तरह से प्रोटेक्शन में किया गया कोई भी हमला फूड चेन नहीं होता। ये कहना जरूरी है आपसे, वरना कुछ बच्चे फूड चेन बना के ले आते हैं, ग्रास गॉट मैन स्नैक, सांप काट रहा है। इस तरह की फूड चेन को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं क्या? याद रखें, ये जितने भी हैं, ये सब अपने अपने एरिया, अपने अपने इलाके के टॉप कंज्यूमर है, डॉन है, दादा है। आप जानते हैं कि ये रहा जमीन का दादा, ये हवा का दादा, ये पानी की दादी, है ना बेटा? तो अपने अपने इलाके के हैं, मजबूरी वाला केस नहीं चलेगा। ये मैं फिर कह देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे आके मुझसे ये भी कह देते हैं कि सर आपने मोर को, पिकॉक को टॉप में लिख दिया, मोर के पीछे तो कुत्ता ही पड़ जाता है। पहले इधर ये जो अभी सिटी पार्क बना है ना, यहाँ कॉलोनी हुआ करती थी, आयल कॉलोनी, तो वहाँ बहुत सारे पिकॉक, बहुत बढ़िया। तो वहाँ रहते थे बच्चे, तो देखते होंगे कि भाई मोर के पीछे कुत्ता भाग रहा है। तो बेटा, जब डॉग भूखा है तो वो भागता है, और वैसे भी नेचर ने इसको इतनी क्षमता दी है कि उड़ के ब्रांच पे बैठ जाए, वहां कुत्ता नहीं पहुंचता। तो वो कोई नॉर्मल नेचुरल केस नहीं है, ये मजबूरी वाला मामला है, और उसे हम फूड चेन नहीं कहते। एक बात और सुनो, मैन एंड मोर बोथ आर ओमनियोर। दोनों के दोनों क्या है? ओमनियोर। नेक्स्ट एक और सुनो, वल्चर जब तक आपसे कुछ ना कह दिया जाए, ये स्कैवेंजर रहे। पहली प्रायोरिटी, अगर स्कैवेंजर ऑप्शन में नहीं है, टॉप कंज्यूमर, ये था। एक और बात सुनो, एक मिनट में पत्ता पलट रहा हूं, फिर वापस आऊंगा। जिस दिन कोई आपको T1 मिल जाए, कह देना प्रोड्यूसर है।
जिस दिन आपको कोई T2 मिल जाए कह देना, जिस दिन आपको कोई T3 मिल जाए कह देना, अब इस T4 पर आप चुप हो जाओ, अब इस T4 पर ये X कौन आया? क्या इसे आगे खाया जा सकता है? हाँ, तो ये टर्शरी कंज्यूमर। अरे इसे आगे नहीं खा सकते, टॉप कंज्यूमर। ये बात पहुंच पा रही है क्या? अगर T4 वाले को आगे फीड किया जा सकता है तो वो कौन सा कंज्यूमर? अगर आगे नहीं खाया जा सकता तो टॉप कंज्यूमर होगा। स्टेटमेंट आ रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहना, ट्रॉफिक लेवल बताना, टॉप कंज्यूमर कहना, फूड चेन रोकना। अब आगे कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब इससे आगे कोई नहीं खाएगा, तो उसे आप कौन सा कंज्यूमर कहते हैं? टॉप कंज्यूमर। यही करना है आपको, जो कह दिया बस कह दिया। T1 है तो, T2 है तो, T3 है तो, अब T4 पे देखो कि ये X कौन है, आगे खा सकते हैं तो, नहीं तो एक फूड चेन सब बच्चों के सामने आ रही है, आप ही मुझे बताएंगे फिर कौन क्या है? ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग। बहुत गजब बेटा। जी रहा T1, टी टी टी। अरे कौन है ये? पक्की बात है, कौन है ये? 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 टर्शरी कंज्यूमर। मैंने स्नैक लिखा है ना, कुंडा नहीं। इसे आगे खाया जा सकता है, पिकॉक या फिर हॉक इसे खा सकते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? नहीं समझ रहे हैं? बोर्ड पे देखो, स्टेटमेंट आ रहा है, हॉक अपनी फूड चेन का क्वार्टनरी कंज्यूमर भी है, भी है। बेटा टर्शरी की बात क्वार्टनरी आ रही। हॉक अपनी फूड चेन का क्वार्टनरी कंज्यूमर भी है, लेकिन क्वार्टनरी ना कहकर टॉप कहना ज्यादा अच्छा, क्योंकि अब ये बताना जरूरी है कि फूड चेन रुक चुकी है। टर्शरी के बाद में क्वार्टनरी आता है, ये अंडरस्टूड है। तो बेटा याद रखो, ये क्वार्टनरी कंज्यूमर भी है, लेकिन हमने क्वार्टनरी ना कहकर इसको टॉप क्यों कहा? बात समझ में आ रही है ना आपको? तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि टॉप कंज्यूमर वो होता है जिसको आगे खाने की पॉसिबिलिटी नहीं। राइट राइट राइट, पक्की बात है। यहाँ अब वैसे तो प्राइमरी सेकेंडरी टॉप हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी बहुत सारे केस ऐसे बचते हैं जिनको देखकर हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा कंज्यूमर होगा। जैसे प्लांट पैरासाइट, एनिमल पैरासाइट, इंसेक्टिवरस प्लांट, स्पैरो, क्रो, कॉकरोच, ह्यूमन, बहुत सारी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को खाने वाले, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। पहले पता हो गया क्या? समय कितना हो गया? अच्छा, आपके साथ वक्त जल्दी बीत जाता है। पता ही नहीं चलता। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर कुछ स्पेशल केस की चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग। ये पता हटा दूं कि आगे बढ़ो? किसने नोट नहीं किया? करो बेटा करो, जल्दी करो। छोटू लोग आगे बढ़ा देना खुद से अपने आप। जाओ।